जो लेकर आए थे उजाले की आस, अब अंधेरे ही बाकी है, कुछ रहा न पास। दर्जन भर लोगों की जिंदगी में छाया अंधकार, क्यों इन कैंपों पर रोक नहीं लगाती सरकार? इस गुनाह पर रोक कब तक? आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आखिर हम सबक क्यों नहीं लेते? क्यों सरकारें सख्त नहीं होती? कब तक ऐसे ही जान गंवाते रहेंगे लोग? और कब तक उजाले की उम्मीद में अंधेरा पाते रहेंगे लोग? कब तक चलता रहेगा ये कैंप लगाकर जिंदगियों से खिलवाड़? पहले छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और अब यूपी। आखिर कब जागेंगी सरकार और कब तक होते रहेंगे ये गुनाह? जो लेकर आए थे उजाले की आस, अब अंधेरे ही बाकी है, कुछ रहा न पास। दर्जन भर लोगों की जिंदगी में छाया अंधकार, क्यों इन कैंपों पर रोक नहीं लगाती सरकार? इस गुनाह पर रोक कब तक? जी हां, इस गुनाह पर रोक कब तक? दरअसल मथुरा में बांके बिहारी संस्थान के नाम से आंखों के ऑपरेशन का कैंप लगाया गया था, जिसमें अलग अलग जगहों से लोग आए थे। लेकिन इस कैंप में ऑपरेशन कराने वाले करीब दर्जन भर लोगों की आंखों से हमेशा के लिए रोशनी छिन गई। सवाल यह है कि कब लगेगी इस गुनाह पर रोक? क्या गजब का खेल चल रहा है इंसानी जिंदगी से खेलने का, इंसानियत से खेलने का, ईमान से खेलने का। ऐसा लगता है जैसे सरकारें भी खिलौना बन गई हैं इस खेल में। शायद इसलिए गुमान बढ़ रहा है ऐसे गुनहगारों का। कारवां बढ़ता ही जा रहा है कैंप लगाकर ऑपरेशन करने वालों का। कुछ ही दिन पहले की तो बात है, छत्तीसगढ़ के नसबंदी कैंप में 15 जिंदगियों की नब्जबंदी कर दी गई थी। पंजाब के गुरदासपुर में करीब 60 लोगों की आंखों का उजाला गुम कर दिया गया था। राजस्थान में कैंप के कहर की यादें धुंधली भी न पड़ी थी कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में दर्जन भर लोगों की आंखों से रोशनी निचोड़ ली ऐसे ही कैंप के ऑपरेशन में। ये भी उजाले की आस में आगरा से आए थे, अब अंधेरा ही बाकी है। महाराज को ऑपरेशन कर दे, आंखों की रोशनी जो पहले थी बिल्कुल चली गई। अरे बिल्कुल ही गई है, रात बहुत गई। अरे माने तो पैसा मांगे ले और यूँ कही ठीक है तो मैंने अब पहले को कहा गया था इन्फेक्शन। क्या ताला लगा के अब अरे वो तो फिर बालना दूसरे दिन तो भाजी वो। बांके बिहारी सेवा संस्थान के नाम से कैंप लगा था, प्रचार प्रसार का डमरू बजा था, लेकिन जो कल तक मोतियाबिंद से परेशान थे, आज उनके लिए दिन और रात दोनों बराबर हो गए हैं। दुनिया बिल्कुल काली हो गई है, मामला गंभीर है, इसलिए कार्रवाई में भी गंभीरता का कौड़ा चलाने की मांग उठ रही है। जो आंखों का ऑपरेशन हुआ है उसमें उनकी 11 लोगों की आंखें चली गई हैं। मैं इसको बहुत गंभीर मामला मानता हूं। मैं जरूर कहूंगा कि इस प्रकार के जो सामाजिक संस्थाएं आयोजन कार्यक्रम करती हैं उनको ठीक प्रकार से उसका परीक्षण करना चाहिए कि कौन डॉक्टर है, उसमें कौन सी दवाई है, कौन कौन से उसमें संसाधन जुटाए जा रहे हैं। प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें बड़ी लापरवाही है और जो इस चाहे डॉक्टर हो चाहे और कोई हो, इसमें जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। गुनाह हो गया, गुनहगार फरार हैं, लेकिन क्या गजब है कि ना ऑपरेशन थिएटर ना अस्पताल, अस्पताल के नाम पर एक ये छोटी सी दुकान जिसकी छत तले भर दिया दर्जन भर आंखों में अंधेरा ऑपरेशन कैंप में। लेकिन किसने दी परमिशन? क्यों नहीं हुई जांच? कौन है इस सब का जिम्मेदार? सवाल बहुत, जवाब कोई नहीं। केवल सपा सरकार में गुंडे माफिया अपराधी ही नहीं बल्कि सारा का सारा तंत्र ही अराजक हो चुका है और जिसका एक नमूना ये मथुरा में देखने को मिला है। नहीं देखिए, जिस तरह से लापरवाही हो रही है और ये जो कैंप लग रहे हैं, हमें लगता है इसको गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें जो भी डॉक्टर जा रहे हैं, जो भी मरीज जा रहे हैं या जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, उनकी सही से जांच करनी चाहिए कि किसी भी तरह के कोई भी इस तरह की घटना आगे ना हो। बहरहाल ऑपरेशन कैंप लगाकर ऐसा कहर बरपाते हैं कि किसी की जिंदगी छीन लेते हैं तो किसी की आंखों से रोशनी, फिर कुछ नहीं बचता सिवाय रोने के। उजाले की धुंधली किरण लेकर आए लोग मथुरा के कैंप से कभी न खत्म होने वाला अंधेरा लेकर लौटे।
वो भी कभी न भरने वाले जख्मों के साथ। इसलिए सवाल ये है कि आखिर कब लगेगी इस गुनाह पर रोक। समाचार प्लस के लिए आगरा से शिव चौहान, मथुरा से अनूप शर्मा के साथ साजिद अली की रिपोर्ट। जी हां, उजाले की आस में पहुंचे थे, लेकिन जिंदगी भर के लिए उनकी आंखों से रोशनी छीन ली गई। सवाल इसलिए ये है कि आखिर कब लगेगी इस गुनाह पर रोक। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ बीजेपी के नेता आईपी सिंह जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद शाहिद हमारे साथ हैं, इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं आई सर्जन डॉक्टर श्यामल आनंद भी, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले श्यामल आनंद जी आपके पास, क्योंकि आप एक आई सर्जन हैं, सबसे पहले ये बताइए कि एक आंखों के ऑपरेशन के लिए कम से कम कौन सी जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए, या फिर कहीं पर भी आंखों का ऑपरेशन किया जा सकता है? आंखों के ऑपरेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो गाइडलाइंस है उनके थ्रू ही ऑपरेशन होने चाहिए। तो उसके लिए एक प्रॉपर ओटी सेटअप होना चाहिए और कहीं भी ऑपरेशन नहीं कराया जाना चाहिए। तो सीएमओ के अंडर में ये सारी चीजें होती हैं। तो जो प्रॉपर ओटी सेटअप है, जहां पर एयर कंडीशनिंग हो और माइक्रोस्कोप हो और जितने भी डिजायर्ड इक्विपमेंट्स हैं वो सारे वहां होने चाहिए जी। तभी कैंप या मतलब किसी भी तरह की सर्जरीज होनी चाहिए जी। किसी भी पेरिफेरल सेटअप पे नहीं होना चाहिए जी। और जो कि ये सेटअप वहां नहीं था। सुरेंद्र जी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे इसकी इजाजत दे दी गई और कैसे इलाज के लिए परमिशन दे दी गई सीएमओ की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? ये प्रशासन जो मैंने पता किया है, सीएमओ की तरफ से इन लोगों ने परमिशन ली ही नहीं गायत्री जी। बड़ा गंभीर विषय है ये जी। सरकार के लिए भी, सामाजिक संस्थाओं के लिए भी, वहां लोकल प्रशासन के लिए भी। सीएमओ वहां पे कोई मिस्टर बीएस यादव हैं जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से डिनाई किया है कि हमने ऐसी कोई परमिशन दी ही नहीं है इन लोगों को। जिस प्रकार से ये एनजीओ का खेल हो रहा है, सामाजिक संस्थाएं जिस प्रकार से खेल हो रहा है, अमिताभ जी इस चीज को मेरे ख्याल से मानेंगे कि ये जो एनजीओ के खेल हैं और जिसमें बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और बड़े बड़े अधिकारियों की पत्नियां जिसमें ये शामिल हैं, ये एक बड़ा इस तरीके का एक नेक्सस है जो कि कहीं से पैसा लाता है, किसी गरीब के नाम पर पैसा लाता है और उस गरीब के नाम पर ये एक लूट तंत्र का खेल है। इसमें सरकार एक सुपरवाइजिंग एजेंसी है और उस सरकार को सुपरविजन के नाम पर टोटल फेल्योर है सरकार का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन ये विदाउट परमिशन किस प्रकार चला ये कैंप, इसकी जांच होनी चाहिए, पुलिस के द्वारा भी जांच होनी चाहिए, प्रशासन की भी जांच होनी चाहिए और सीएमओ के तो खिलाफ जो है बहुत स्पष्ट रूप से नेग्लिजेंस का मुकदमा होना चाहिए। लेकिन ये जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो राइट विंगर्स की हो, चाहे लेफ्ट विंगर्स की हो और चाहे किसी की भी हो, जैसे चाहे बाके बिहारी संस्थान हो, मैं आपसे एक और आगाह कर दूं, अयोध्या में तमाम चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहे हैं, तमाम एनजीओ संस्थाएं चल रही हैं और तमाम धार्मिक जगहों पर संस्थाएं चल रही हैं, जहां पर ये लोग बड़े बड़े धनाढ्य लोगों से इन गरीब लोगों के नाम पर लूट तंत्र करते हैं। गायत्री, में आपसे बताऊं, और इसका एक बड़ा हिस्सा जो है कहीं ना कहीं और लोगों को पहुंचता है। ठीक है। आईपी सिंह जी, अगर सुरेंद्र जी जिस तरह से कह रहे हैं कि कोई इजाजत ही नहीं ली गई, तब तो ये मसला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है और इसमें सबसे ज्यादा सवाल प्रशासन को लेकर उठ खड़े होते हैं कि आखिर प्रशासन ने अनदेखी कर कैसे दी कि एक कैंप लगता है, वहां पर लोगों का ऑपरेशन होता है एक बंद कमरे में और उसके बाद इतने लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। देखिए, सरकार इस नाते कटघरे में खड़ी होती है क्योंकि ये सबको पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश या देश में जब वेदर सपोर्ट करता है तो इस तरह की मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं और सरकार उसमें सतर्कता बरतती है और सरकार और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उत्तर प्रदेश का या स्वास्थ्य मंत्री उसको मॉनिटर करते हैं, जिसके आधार पर सीएससी पीएससी से लेकर और तमाम तरह का एक डिप्लॉयमेंट पूरे प्रदेश में होता रहा है और मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है इस सरकार पर कि जो मंत्री हैं श्री अहमद हसन साहब, उनकी आयु 81-82 वर्ष है और बिल्कुल इतनी बड़ी शिथिलता है कि किसी भी जिला अस्पताल में चले जाइए, मैं अपने गृह जनपद में था, जिला अस्पताल को भी देखा और सीएससी पीएससी के हालात ऐसे हैं
कि स्वर्गीय अमरेश मिश्रा जी जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रतापगढ़ में, उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था वहां जब उन्हें पहुंचाया गया तो वहां कोई डॉक्टर नहीं था, उनका निधन हो गया। एक बहुत बड़ी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश ने और देश ने अभी भुगता है 26 दिसंबर को। ठीक है, आपके पास फिर लौटेंगे आईपी सिंह जी। मोहम्मद शाहिद जी, आखिर प्रशासन कर क्या रहा था? उसकी इजाजत के बगैर आखिर कैसे लग गया इतना बड़ा कैंप? गायत्री जी, ये बाके बिहारी जो चैरिटेबल ट्रस्ट है जी, इसने कैंप लगाया। ये अगर सीएमओ साहब ने ये बात कही है, मगर ऐसा नहीं होगा। हमको जैसा लगता है कि सीएमओ साहब ने अगर ये कहा है और इन लोगों ने अगर धार्मिक आस्था के नाम पर इन लोगों को बुलाकर, ये भी हो सकता है, ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ऑथेंटिक होकर नहीं कह रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि जैसे जिस तरह से उस चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम है बाके बिहारी चैरिटेबल क्या ट्रस्ट है, उन लोगों को, गरीब लोगों को किसी बात पे बुला के उन लोगों का ऑपरेशन इन्होंने कराया और वो भी झोला छाप डॉक्टरों से, ये शर्म की बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। उन बेचारों की आंख चली गई, ये शर्म की बात है। सबसे बड़ी बात यह है, और बात हो रही है यहाँ पर बाके बिहारी चैरिटेबल ट्रस्ट की। आप बातें लेके चल रहे हैं पूरे दुनिया और देश की बातें, इससे नहीं होगा। बात मुद्दे की करिए, मुद्दे की बात करिए। प्रशासन क्या कर रहा था शाहिद जी? मैं वही कर, देखिए डीएम ने आदेश दे दिया है, डीएम मथुरा ने ऑर्डर दे दिया है और सिटी मजिस्ट्रेट श्री हेम सिंह साहब को जांच दी है और 3 दिन के अंदर उनको जांच से क्या होगा? क्या उन 12 लोगों की रोशनी लौट आएगी? इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे गई? शाहिद जी, सवाल तो ये है ना, इसका जवाब दीजिए। मैंने उसी बात को कहा गायत्री जी, वो शर्मनाक बात है। मैं वही कह रहा हूँ, आप ही की बात को मैं ही कह रहा हूँ कि वो जो घटना घटी वो शर्मनाक बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो घटना होगी बहुत, मैं ये कह रहा हूं कि जो घटना घटी और जिस संस्था ने ये कार्य कराया है और जिस संस्था ने इस कार्य को संपादित कराया अपने नाम पर, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे जिसकी अनदेखी के चलते सब कुछ हुआ? जो लोग इसके अंदर शामिल होंगे, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो, चाहे वो छोटे से लेकर बड़े तक, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं ये बता रहा हूं, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि जो हुआ। अमिताभ जी, क्या इतने भर कह देने से उन 12 लोगों की आंखों की रोशनी लौट आएगी? देखिए, ये एक इंसिडेंट की बात नहीं मैं करने आया, ना इसको 1 घंटे की बहस कोई मथुरा बाके बिहारी ट्रस्ट के लिए लेके आया हूं। मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करने आया हूं। समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र मोहम्मद शाहिद को इस बात को समझना होगा। आज आप अपने घर में पार्टी करो और रात में उसमें म्यूजिक बजे तो परमिशन लो। इतने से ज्यादा संख्या के लोग इकट्ठे होंगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों भाई साहब, इन चीजों के लिए परमिशन की जरूरत तो नहीं। कहीं भी हार्ट का ऑपरेशन कर दो सड़क पर, कहीं भी आंख का कर दो, कहीं भी नसबंदी कर दो। उत्तर प्रदेश भर में ये बवाल चल रहा है। कहां है पुलिस, कहां है कलेक्टर, कहां है कप्तान? रिश्वतखोरी में व्यस्त है क्या? कहां है सीएमओ? मैं अहमद हसन की बात नहीं करता, मैं उनकी आयु की भी चर्चा नहीं करता। ये भी मानता हूं, चलो ये काम अहमद हसन का नहीं, लेकिन सवाल है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहां है? कोई भी आएगा, तंबू लगाएगा और 150 आदमी का ऑपरेशन कर देगा और बाद में फरार हो जाएगा। आपके गंभीर होने से और आपके अफसोस जताने से लोगों की जिंदगी और लोगों की आंख की रोशनी नहीं लौटती। शाहिद साहब, आपकी गंभीरता को ओढ़ें कि बिछाएं, या आपके अफसोस जताने पर क्या करें? रुपया निछावर करूं? ये 12 बुजुर्ग कैसे जिंदगी जिएंगे? ये पाप किसके सिर पर जाएगा? ये समझना पड़ी, इसलिए बहस लेके आया। हमने छत्तीसगढ़ से सबक नहीं सीखा। जिस दिन छत्तीसगढ़ में घटना हुई थी मोहम्मद शाहिद, उस दिन मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक सुझाव दिया था। मैंने कहा था, मित्र, उत्तर प्रदेश में ये टेंट लगा के सड़क किनारे ऑपरेशन का धंधा प्रतिबंधित कर दीजिए। इसके लिए विधानसभा नहीं बुलानी, इसके लिए संविधान में संशोधन नहीं करना था। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एक राजाज्ञा से प्रतिबंधित हो जाता।
सड़क पर ऑपरेशन बांध। दुनिया के किसी मुल्क में आपने देखा सड़क पर ऑपरेशन? भेड़ बकरियों की तरीके से आप लोगों को जिंदा रखना चाहते हैं? मुझे बताइए, दुनिया के किसी मुल्क में आपने देखा सड़क पर ऑपरेशन तंबू लगा के? फिर ओटी का मतलब क्या रहा? खुले हुए नाले के बीच में आदमी को खड़ा करके ऑपरेशन करने लगो ना। लूट का तंत्र बना दिया। ये किसके सिर जाएगा पाप? मैंने सुझाव दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास इतना समय नहीं था कि उस सुझाव पर गौर करती। वो एक गांव में ऐसा नहीं, अमिताभ जी। नहीं, वो एक गांव में दूसरे शायद जी नहीं, हमको मत समझाइए। आपके नहीं, वो एक दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त थी। देखते हुए उसको उस सुझाव को माना जाएगा। वो दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त थी। आज 12 लोग अंधे हो गए। ये बुजुर्ग, इनकी तो आंख की रोशनी जाने का मतलब इनकी जिंदगी जानने से भी बदतर हो गया। उम्र के इस पड़ाव पर चेहरे देखिए, स्क्रीन पर चल रहे हैं, 70-80 साल के लोग हैं। ये क्या करेंगे? कौन इनका सहारा बनेगा? कौन 24 घंटा इनकी उंगली पकड़कर इनको सहारा देके लेके चलेगा? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता देगी? या एक-एक सिपाही इनको भी गनर दोगे? बोल दो आज कि भाई इनको एक-एक गनर दिया सबको, वो इनको दैनिक क्रियाएं कराएगा सिपाही। साहस है तो बोलिए, बोलिए कि जब तक ये जिंदा रहेंगे 5,000 रुपया महीना सरकार देगी और एक-एक सिपाही देते हैं इनकी सेवा के लिए, जैसे आप लोगों को मिला है। बोल दीजिए, मैं मान लूंगा। आप गंभीर हैं, आप अफसोस जता रहे हैं। ये शाब्दिक अफसोस का क्या करें जो सत्ता अनंत काल से जताती रही है। सुरेंद्र राजपूत ने ठीक कहा, ये खेल पैसे का है, ये धंधे का, धंधेबाजी भी है। लेकिन उन सब से बांके बिहारी नाम हो और चाहे नाम हो उसका कोई बिहारी ट्रस्ट का, मैं उनकी गलती कम मानता हूं। मैं गलती मानता हूं उस तंत्र की, जिस तंत्र के पास ये अधिकार है कि ऐसा अर्जी फर्जी टेंट लगे तो 2 थप्पड़ मार के टेंट तंबू सब समेट के अंदर रखवाओ और आयोजक को गिरफ्तार करके जेल भेज दो। ये अधिकार तो है सरकार के पास हमेशा। नहीं, ठीक है, हमें दरोगा के पास अधिकार है, इसके लिए भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजीपी की जरूरत नहीं, गुप्ता की। ये तो दरोगा कर लेता है। और हमको कोई अगर ये समझाने की कोशिश करेगा समाजवादी पार्टी से, ये सरकार से, कि पता नहीं लगता, तो वो झूठ बोल रहा है। मित्र, अपनी छत पर 4 ईंट और 1 तसला बालू गिरा के देख लो, भ्रष्टाचार की एजेंसी वाला आदमी मोटरसाइकिल पर आ जाएगा। भाई कौन है मकान का मालिक, नीचे आओ, क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, नक्शा लाओ, 500 रुपए दो। और नहीं भरोसा हो तो गली में एक ठेली लगा के देख लो, मूंगफली की आज नहीं, अगर वसूली वाला नहीं आ जाए तो पत्रकारिता छोड़ दूंगा। तंत्र तो इतना मजबूत है उत्तर प्रदेश का, मैं कैसे मान लूं कि पता नहीं लगा? कैसे मान लूं पता नहीं लगा सरकार को? सरकार मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। कहां था? मथुरा कोई मुंबई है क्या कि पता ही नहीं लगा? इतना बड़ा शहर है, 85 लाख की आबादी, लाखों लोग रोज आ रहे हैं, इतना बड़ा मथुरा है। उस इलाके में कोई दरोगा होगा, कोई थाना होगा, कोई मेडिकल डिस्पेंसरी होगी सरकार की। क्या करते हैं? ये गौ हत्या है मोहम्मद शाहिद, ये गौ हत्या है। इस ठंड में बुजुर्गों को आपने न जीते में रखा न मरते में रखा। सुरेंद्र जी, हाँ, एक छोटी सी बात और जानकारी देनी थी मुझे। मैंने अभी बात की थी आगरा भी, एसएन मेडिकल कॉलेज, वहां से एक बड़ी ही जिसको कहा जाए अफसोसनाक बात आई है अमिताभ जी। जब मैंने बात की वहां, मैंने कहा भाई ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ? तो जो आपने बात कही ओटी नहीं थी, वो तो बटने चुरे कि तंबू के नीचे और कनातों के नीचे लोग काम करते हैं और लूट तंत्र का जो हिस्सा करते हैं। एक उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही कि डॉक्टर क्वालिफाइड हो या न क्वालिफाइड हो, उसकी इतनी गजब की कैजुअल अप्रोच थी कि मैं कह नहीं सकता जब इन्होंने वहां के डॉक्टर से आंख देखी है। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, एक्सपायर्ड मेडिसिन थी उन मरीजों के पास में। ये बहुत गंभीर विषय है अमिताभ जी। मैं सिर्फ ये जानकारी, क्योंकि राजनीति की बात नहीं है, इसमें स्कोरिंग की बात नहीं है, ये एक मानवता की बात है, इसलिए मैं आपकी सिर्फ नॉलेज में ला रहा हूं। ठीक, मैं शाहिद साहब के पास फिर आऊंगा, फिर सर्जन साहब का। शाहिद साहब, जिस दिन छत्तीसगढ़ में 17 महिलाओं ने दम तोड़ा
उस दिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री को ही सुझाव दिया था कि अपने सूबे में प्रतिबंधित कर दीजिए ये कैंपबाजी। क्या कोई मुसीबत थी इसको प्रतिबंधित करने में? कोई बसपा का फायदा हो रहा था कि सपा का कि भाजपा का कि क्या समस्या थी? या इटावा में चुनाव हार जाते, या मैनपुरी में वोट कम हो जाता, या आजमगढ़ में वोट घट जाता? क्या चिंता क्या थी भाई? गरीब आदमी के हित में एक आदेश जारी नहीं कर सकते थे कि मेरे सूबे में टेंट तंबू में ऑपरेशन नहीं होगा भेड़ बकरियों की तरह? आप लोग मौत की प्रतीक्षा करते हो, मौत का प्रतीक्षा द्वार बनाकर वहां बैठते हो कुर्सी डालकर कि लोग मरेंगे तो हम चेतेंगे। डॉक्टर साहब, ये टेंट लगा के ऑपरेशन करना, आदमी के साथ जानवरों जैसा व्यवहार, कानूनी तौर पर इसको कैसे प्रतिबंधित कराया जा सकता है? कोई आप लोगों ने इस पे कुछ सोचा समझा हो तो मुझे बताइए, मैं PIL करूं। श्यामल आनंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 बोलें। इसको किस तरीके से प्रतिबंधित किया जा सकता है? जिस तरीके से कहीं पर भी कैंप तंबू गाड़ कर ऑपरेशन कर दिया जाता है, क्या कोई गाइडलाइन है या आपकी तरफ से कोई सुझाव अभी तक आया है सामने जिसको देखते हुए इस सबको प्रतिबंधित किया जा सके? मेरी जानकारी में मुझे पहली बार सुनने को मिल रहा है कि नहीं, मेरी जानकारी में ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि तंबू गाड़कर हो रहा है। 15-20 साल पहले होता हो तो ठीक बात है, बट अभी तो प्रॉपर OT होना चाहिए और CMO इसका वो देता है, सत्यापन करता है, उसको जा करके वो देखते हैं कि ये प्रॉपर OT है कि नहीं, AC लगा हुआ है कि नहीं, प्रॉपर टाइल्स लगी हुई है कि नहीं। तो ये तंबू वाली बात तो एकदम बड़ी आश्चर्यजनक बात है मेरे लिए भी सुनने के लिए। ये गाइडलाइन ऑलरेडी है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। न इनको पता है न आपको पता है, उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोग भगवान सहारे जी रहे हैं। ना आपके अधिकारी को पता है, ना डॉक्टर को पता है कौन तंबू लग रहा, कहां तंबू लग रहा, किसका पेट काटे दे रहे, किसकी आंख काटे दे रहे, किसी को कुछ पता नहीं। अंधेर नगरी चला दी। नहीं, ऐसा नहीं है अमिताभ जी। कैसा है फिर? हमको बता दीजिए। हमने आपको बताया, जांच हो रही है, 2 दिन के अंदर उसकी जांच आ जाएगी। चाहे वो सिपाही लेवल से लेकर मोहम्मद शाहिद जी कोई भी शामिल होगा। नहीं, ये बहुत बार सुन चुका मैं। मोहम्मद शाहिद जी पंजाब में, सुन तो लीजिए, पंजाब में 60 लोगों की आंखें गई थी। आपने क्या सबक सीखा? 70 लोगों की गई थी पंजाब में। आपने क्या सबक सीखा वो बताइए, आपने क्या सबक सीखा? देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, वो पंजाब की घटना, छत्तीसगढ़ की घटना, राजस्थान की घटना, आपने क्या सबक सीखा? मैं वही बता रहा हूं। अमिताभ भाई, जरा सा मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। मैं कह रहा हूं, पंजाब की घटना, राजस्थान की घटना, छत्तीसगढ़ की घटना, यह सरकारी दूरदर्शिता थी। यहां पर एक धार्मिक चैरिटेबल की अपनी गलती, उसने ये अगर कैंप लगाया जैसा आपने बताया, मुझे उस सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। निहायत शर्म की बात, मैंने पहले भी कही, शर्म की बात है। और सरकार ने जांच का आदेश दे दिया है, 2 दिन के अंदर उसकी जांच आ जाएगी। जो लोग भी इसके अंदर शामिल होंगे, चाहे वो उनका स्तर कोई भी होगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाएगा। और रही बात अमिताभ भाई, एक बात और, आपका जो सुझाव है निहायत शानदार है, सरकार उस पर सोच के काम करेगी, मैं आपको यह आश्वासन दे रहा हूं। मोहम्मद शाहिद जी, मथुरा में एक सिपाही और एक चपरासी और एक होमगार्ड आपने हटा भी दिया, मान लो, उससे कुछ नहीं होना। एक बहराइच में कैंप लगेगा, गोंडा में लगेगा, फरुखाबाद में लगेगा, मैनपुरी में लगेगा, जालौन में लगेगा, महोबा में लगेगा, चरखारी में लगेगा। सरकार के आदेश में अगर कोई कैंप नहीं लगेगा, ये धंधा कब बंद होगा? मैं इस बात में, मुझे सरकार ये क्यों नहीं बता रही कि भाई कैंप बंद करने से हमारे ये नुकसान हो जाएगा? ये तो समझा दो। ऑपरेशन जिला अस्पताल के अंदर क्यों नहीं हो? क्यों नहीं हो? मैं अपने घर पे एक बोर्ड लगा लूं, श्री हनुमान जी चैरिटेबल ट्रस्ट, और लीवर ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दूं कल से। बोले जी धार्मिक मामला है इसलिए कोई प्रशासन बोला नहीं। कोई मजाक है क्या? आईपी सिंह जी, इसमें क्या समस्या है? किसी पार्टी की सरकार हो, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करने में क्या समस्या है कि अस्पताल के अलावा ऑपरेशन नहीं होगा? अमिताभ जी, बहुत ही संवेदनशील विषय को आज आपने उठाया है। सिर्फ हमें
इस ऑपरेशन में जो हमारे 12 बुजुर्ग आज वो दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ एक इशू नहीं है। आपने इतना संवेदनशील विषय को उठाया है, उस पर पूरे प्रदेश और सरकार की निगाह जानी चाहिए। आज चाहे जनपद आजमगढ़ हो, चाहे अंबेडकर नगर हो, चाहे गाजियाबाद, या जो उत्तर प्रदेश के तमाम सरकारी अस्पताल हैं, या किसी भी जिले में स्थान पर चले जाइए अमिताभ जी, दुखद बात यह है कि एक अस्पताल के आसपास 400 मेडिकल हॉल खुले हुए हैं। श्री सुरेंद्र राजपूत जी ने अभी कहा कि एक्सपायर्ड दवा दी जा रही है। हॉस्पिटल इस प्रकार के खुल गए कि मेरे घर में अभी एक ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने इसलिए ऑपरेशन कर दिया क्योंकि उसको 55,000 रुपए की फीस चाहिए थी, और ये 1 तारीख को संपन्न हुआ। आईपी सिंह जी, ये विषय बदल रहा है। आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी, आईपी सिंह, मोहम्मद शाहिद, एक मिनट, ये विषय बदल रहा है। मैं पूरी चिकित्सा व्यवस्था पर किसी दिन और चर्चा करूंगा। आज सिर्फ बात इतनी सी, अस्पतालों की हालत बहुत खराब है, सब है, लेकिन अस्पताल में कम से कम मेरे पास हैंग करने के लिए सिर तो है। वहां कुछ गड़बड़ होता है। एक सेकंड सुनिए जी, मैं सीएमओ को मुअत्तल कर सकता है सरकार, डॉक्टर को कर सकती है, पैरामेडिकल स्टाफ को कर सकती है। ये जो सड़क पर तंबूबाजी हो रही है, इसमें कौन जिम्मेदारी लेगा? एक कमरे का ऑफिस था, वो ताला लगा के फरार हो गया। अब पूरी समाजवादी पार्टी उसको ढूंढ लो, इसलिए ये तर्क नहीं, ये तर्क नहीं अभी यहां चलेगा। मूल बात है ऑपरेशन जैसा। एक डिफरेंस और भी बताता हूं, सारे लोगों को, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब को भी ध्यान से सुनना चाहिए और पॉलिटिकल लोगों को भी सुनना चाहिए। मोहम्मद शाहिद, आपको बहुत गौर से सुनना चाहिए। मैं सुन रहा हूं आपकी हर बात। आप डायबिटीज का कैंप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप ब्लड टेस्ट का कैंप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। बीपी चेक का कैंप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप फिजियोथेरेपी का कैंप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप शरीर खोलने का कैंप लगाते क्यों हो सड़क पर? क्या सरकार यह प्रतिबंधित नहीं कर सकती कि जहां भी ऑपरेशन इन्वॉल्व होगा वो टेंट में, वो सरकार, गैर सरकारी संस्थाएं नहीं करेंगी सड़कों पर? इसमें क्या समस्या है? पंजाब में 70 लोग अंधे हो गए, उत्तर प्रदेश सरकार के कान में जू नहीं देंगी। 17 महिलाएं मर गई नसबंदी में, उत्तर प्रदेश सरकार के कान पर जू नहीं देंगी। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में 4 महिलाएं दिवंगत हो गई, आपके कान में जू नहीं देंगी। आपने कहा हमारे यहां भी तो मरे यार, सब में मर रहे, हमारे यहां मर ही नहीं रहे, ये कोई बात हुई? लीजिए, आपके यहां भी हो गया श्री गणेश, अब ठीक है, अब प्रसन्नता है ना? सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, 1-2 चीजें हैं, मैं फिर से बताऊं आपसे कि जितने यहाँ पे प्राइवेट वर्सेस जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के जो ऑपरेशन, जो आपने बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो एक तो आपने कही दी कि अगर आप डायबिटीज का लगाएं, बीएमडी का लगाएं, ब्लड टेस्ट का लगाएं, नो इश्यूज। लेकिन आज भी मैं आपसे बताऊं, आधिकारिक रूप से बता रहा हूं, ऑथेंटिक रूप से बता रहा हूं अमिताभ जी, चाहे वो सीएससी हो, चाहे वो पीएससी हो, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो और चाहे पीजीआई हो, इनके ओटी 1 करोड़ दर्जे बेहतर होते हैं जर्नल अस्पताल जो प्राइवेट हैं, झोला छापों के या नर्सिंग होम, उनके ओटी से। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आज भी व्यवस्था पर भरोसा है आम आदमी का, गरीब आदमी का। मैं बताऊं आपसे कि मेडिकल कॉलेज लखनऊ में अगर आपको जमादार अच्छा नहीं मिलेगा, सफाई अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन ओटी उसकी वर्ल्ड क्लास की मिलेगी, और सहारा हॉस्पिटल में आपको जमादार अच्छा मिलेगा, इसके गलियां तो आपको साफ मिलेंगी, लेकिन ओटी कैसी मिलेगी, डॉक्टर कैसा मिलेगा, मालूम नहीं। जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो इस वक्त आपने कहा कि लीवर ट्रांसप्लांट का, वो बड़ी सही आपने बात कही। लीवर ट्रांसप्लांट के नाम पर भी अगर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, अमिताभ जी बात गौर कीजिएगा मेरी बात का, कि अगर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं लीवर ट्रांसप्लांट के नाम से भी, थर्ड वर्ल्ड के नाम पर भारत को अगर एड देने लगेंगी, तो ये एनजीओ की संस्थाएं जो तमाम धार्मिक ट्रस्टों की है, चैरिटेबल ट्रस्टों की है, तमाम कॉरपोरेट्स की हैं, और तमाम जो है ये ब्यूरोक्रेट्स की पत्नियों की हैं, ये लीवर ट्रांसप्लांट के भी ऑपरेशन कराने लगेंगे। ये इस तरफ को आप जरा आप देखिए, इस तरफ आप ध्यान दीजिए। सच्चाई ये है कि रस्ते को भी दोष दे और आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। जी आईपी सिंह जी, सवाल यहां खड़ा होता है कि छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा
पंजाब में भी मामला सामने आया, हिमाचल में भी हमने देखा कि किस तरीके से आई कैंप लगाकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी आंखों की रोशनी छीन ली गई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकारें इन पर रोक क्यों नहीं लगाती हैं, आखिर क्या दिक्कतें हैं? एक जो व्यवस्था में दोष है जी गायत्री, जो एक व्यवस्था में दोष है उसी की तरफ श्री अमिताभ जी लगातार इंगित कर रहे हैं कि व्यवस्था जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में हुआ या पंजाब में हुआ या अदर स्टेट में, उस पर श्री अमिताभ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो ओपन सर्जरी हो रही है, कहीं भी कैंप लगाकर कोई भी डॉक्टर चाहे आंख का ऑपरेशन हो या किसी प्रकार का ऑपरेशन हो वो कर देता है फौरी तौर पर। चाहे उसके पैर की हड्डी का ऑपरेशन करना हो, फौरी तौर पर डॉक्टर कर देते। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह ये काम चल रहा है। उसकी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार से आपने सुझाव दिया था कि कम से कम उत्तर प्रदेश में इस बात को रोका जाए कि अब ओपन सर्जरी नहीं होगी उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो व्यवस्था में खामी है उस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश सरकार को ठीक करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री से हम सब भी निवेदन करते हैं जी कि कम से कम इस जो सुझाव आपको श्री अमिताभ जी जैसे प्रमुख लोगों का आ रहा है, उस सुझाव का आप अनुपालन करें, जिससे कि उत्तर प्रदेश की जनता को सरेआम जो ऑपरेशन करके 12 लोगों की आंखों को हमने आंखें उनसे छीन ली, ऐसा कृत्य आगे ना हो पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर्स की संस्था है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, क्या डॉक्टर्स की जो संस्थाएं, प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, एक मुझे याद आई इसलिए मैंने नाम ले दिया, क्या वो प्रतिनिधि संस्थाएं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से ये मांग करेंगी कि इस तरह के शिविरों पर रोक लगाई जाए जो इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं? ये सबसे मूल प्रश्न है अमिताभ भाई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगाना चाहिए अगर इस तरह का हो रहा है तो। और मेरे लिए ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जैसा मैं अभी सुन पा रहा था कि तंबू में कर दिया गया, क्योंकि मेरी जानकारी में अभी तक मतलब हमने भी 10 साल पहले काफी कैंप्स किए थे, तो प्रॉपर OT में ही होते थे और प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होता है CMO के द्वारा, और वो उसको पूरा करने के बाद ही और सबको परमिशन नहीं मिलता है। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये डॉक्टर साहब या तो आप ये भाई पता नहीं आप बहुत इलीट, ये बड़े आश्चर्यजनक, मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब बहुत इलीट उसमें रहे होंगे। ऐसे शुरू को भैया हम आप बता दें, उत्तर प्रदेश में मैं जिला भूल रहा हूँ। नहीं सुनो भाई डॉक्टर साहब, मैं उदाहरण दे रहा हूँ भाई, मैं तो कहीं सुनी बात ही नहीं कहता हूँ, आपको देखिए बात बताता हूँ। सुन लो डॉक्टर साहब, सुन लो तसल्ली से थोड़ा। उत्तर मैं जिला भूल रहा हूँ। अरे सुनो ना भाई डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है। तो आश्चर्य है तो सुनो, एक उत्तर प्रदेश के जिला में भूल रहा हूं, वहां ऑपरेशन हुआ महिलाओं का, वो मरी नहीं, बच गई। जी जी। वहां भी वो सरकारी अस्पताल था, समझिएगा मोहम्मद शाहिद, वहां भी उनको ऑपरेशन कर करके जमीन पर लिटाल दिया, जैसे ट्रक से कुशीनगर, मेरी सहयोगी बता रही कुशीनगर, जैसे ट्रक से जब सब्जी अनलोड की जाती है ना, ये गेहूं के बोरे तो जमीन पे पटक दिए जाते हैं, ऐसे जमीन पे पटक दिया। मैंने CMO को लाइन पर लिया, सुनिएगा मोहम्मद शाहिद, ये है सरकार, चेहरा देखिए अपना। मैंने CMO को फोन लाइन पर लिया, उससे पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो। मालूम है उस बेहूदे CMO ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा कि साहब ये गांव के लोग हैं, ये गांव में भी तो जमीन पे सोते हैं। इतना मूर्ख CMO, इतना जाहिल CMO, जिस जिले का होगा उस जिले को तो भगवान बांके बिहारी अवतार ले तो नहीं बचा सकते मोहम्मद शाहिद। पता है आपको, ऑपरेशन के बाद महिला को जमीन पर लिटा दिया इस 5 डिग्री टेम्परेचर में, और बेहुदा तर्क सुनिए कि गांव में भी तो जमीन पर लेटते हैं। अरे मूर्ख, गांव में जमीन पर पुआल बिछाया जाता है, पुआल। जो लोग केवल शहर में पैदा हुए हैं उनको नासमझी हो सकती है, अमिताभ अग्निहोत्री को नहीं। और पुआल की गर्मी गद्दे से ज्यादा होती है, पता है इस बात का? ऐसे मूर्ख अधिकारी जिस निजाम में होंगे वहां लोग जिंदा हैं तो खुदा की मेहर है। शाहिद जी पता है आपको, ना आप जमीन पर हो ना डॉक्टर साहब, पता नहीं, देखते नहीं ये चीजें, मुझे मेरे तक टकराती हैं, आप लोगों तक क्यों नहीं टकराती मोहम्मद शाहिद जी? नहीं ऐसा नहीं है। कहां रहते हैं आप? मैं देखिए, मैं बताऊं आपको अमिताभ भाई, हाँ, एक गंभीर सवाल है आपका, और इसमें आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं बनेगा। सबसे बड़ी बात यह कि हम सबको मिलकर
इस तरह के जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट वाले लोग इस तरह के कैंप लगाएं, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन के, खासकर आंखों का, जैसा भी आपने कहा, लीवर का, कोई भी इस तरह का ऑपरेशन लगाएं और उसको परमिशन नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने उठाई है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर ये आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है। शाहिद जी, इसमें हमको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मैं ऐसे सीएमओ का क्या करूं, मुझे बता दीजिए, ऐसे मूर्ख सीएमओ का क्या करूं? आपने संज्ञान में लाए हैं, कुछ ना कुछ आपको दिखेगा, ऐसा नहीं है। कुशीनगर का सीएमओ, कुशीनगर का मौजूदा सीएमओ, क्या करूं? मैं कह रहा हूं, आपकी बात को मैंने बड़ी गंभीरता से सुना है। आपके दो पहलू सबसे गंभीर, एक तो वो कैंप न लगाए जाए, दूसरा ये सीएमओ का, कुशीनगर के सीएमओ का। मैं ये कह रहा हूं, मैं बात ये कह रहा हूं अमिताभ भाई, इतना बड़ा हादसा मैंने माना, मैंने कहा कि शर्म की बात है उस चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जिसने ये ऑर्गेनाइज करा, और उन लोगों, उन डॉक्टरों के लिए जिन लोगों ने ये ऑपरेशन किया। दूसरी बात ये है कि सरकार और प्रशासन नहीं है भैया, ये बड़ी बात है। मैं जब बोल रहा हूं सरकार तो हो ही गई, मैं यही कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, सरकार, डीएम ने आदेश दे दिया, गायत्री जी, मैं वही कह रहा हूं, 2 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगी, सबके खिलाफ जो लोग उसके अंदर शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बात ये नहीं है, एक सबसे गंभीर बात यह है कि अगर आरोप प्रत्यारोप से हटकर समाज में हम सब लोग, यहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपके सुझाव को गंभीरता से समझते हुए सबको, हमको सबको, लोगों को जागरूक करना चाहिए। इस तरह के ठगी के जितने भी चैरिटेबल हैं, जितने भी धार्मिक चैरिटेबल हैं, इनके पास मत जाइए, किसी तरह का कोई ऑपरेशन मत कराइए। मोहम्मद ये हम बिल्कुल कह रहा हूं, आपके चैनल पे रोक लगेगी। मोहम्मद शाहिद जी, धार्मिक संस्थानों को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, मैं वही कर रहा हूं, सुनो भाई, एक सेकेंड, सारे धर्मों की बात, एक सेकेंड सुनिए, उन सबको केवल कथा, भागवत, नमाज और अखंड पाठ और लंगर कराने की इजाजत दीजिए। उनको मेडिकल कॉलेज में तब्दील कर देंगे मूर्खों को। उनसे कहिए लंगर कराओ, भागवत कराओ, आप ही की बात, इसके अलावा कुछ नहीं, बंद करो सब। मैं आप ही की बात बढ़ा रहा हूं आगे। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, सवाल है कि इस गुनाह पर रोक आखिर कब तक? क्या गरीबों की जान इतनी सस्ती है कि सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही? तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक बात कह दूं मोहम्मद शाहिद साहब से, वो मामला आजमगढ़ का था, कुशीनगर का नहीं, आजमगढ़ की सीएमएस थी कोई लेडी, सम अग्रवाल। ये सत्य वचन उन्होंने उच्चारित किए थे अपने श्रीमुख से कि गांव में भी तो महिलाएं जमीन पर लेटती हैं, तो यहां गांव में कौन सा पलंग है? इतनी काबिल सीएमएस है। मन करता है पूरे उत्तर प्रदेश का यश वैभव ऐसे काबिल अधिकारियों पर निछावर कर दिया जाए, जिनके लिए गरीब की जान की कोई कीमत नहीं। मोहम्मद शाहिद जी, ऐसे अधिकारी पार्टी को लेकर डूब जाएंगे, जान लीजिएगा। अधिकारियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, नौकरी चली भी जाएगी तो पेंशन पाएंगे, आपकी लाल बत्ती चली जाएगी, ध्यान रखिएगा। बाबुओं का कुछ नहीं बिगड़ता, 60 साल तक राज करेंगे, 60 साल तक, लेकिन आप लोग 5 साल में विदा हो जाते हो। इस सत्य को समझिए। इसलिए बार बार कहता हूं, गरीब के साथ न्याय करिए, गरीब के साथ एक रिश्ता रखिए। एक सवाल, मैं एक कसौटी रखता हूं, मेरी बात से मेरे ख्याल से सब लोग सहमत होंगे। शाहिद जी के पास पहले, शाहिद जी, यह दुर्घटना घट गई, मेरे हिसाब से जिम्मेदारी तंत्र की है, सरकार की। सरकार माई बाप होती है। ऐसा अवैध काम क्यों होने दिया जिससे 12 लोग अंधे हो गए, बुजुर्ग, हमारे बाप दादा की उम्र के लोग? क्या सरकार इन लोगों को जीवन यापन के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजा देगी? आगे रोक लगेगी, आगे लोग अंधे नहीं होंगे, शुक्रिया। लेकिन ये जो त्रासदी हो गई, ये गरीब लोग, ये कहां जाएंगे? जीवन कैसे जिएंगे? क्या कोई मानवीयता के आधार पर सरकार इस ओर सोचेगी? शाहिद साहब। अमिताभ भाई, ये सरकार इस तरह के कृत्य दोबारा, आपके जो सुझाव है उसको गंभीरता से रखते हुए सरकार इस तरह के कुछ काम ऐसे करेगी कि इस तरह के किसी तरह के कोई काम की परमिशन ना मिले। एक
दूसरी बात यह है कि मैंने अभी आपसे जब चर्चा आपने शुरू करी थी तो मैंने एक बात कही है कि जांच का आदेश है 2 दिन के अंदर आ जाएगा, उसके बाद इनकी सारी व्यवस्थाएं होंगी, जो लोग कार्रवाई जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इन बुजुर्गों के लिए जो भी व्यवस्था सरकार बन सकती है वो होगी। आईपी सिंह जी, क्या इन बुजुर्गों के पास जो भी जीवन शेष बचा है, उम्र के चौथे चरण में तो है, इनके लिए मानवीयता के आधार पर हुकूमत उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी बननी चाहिए? अमिताभ जी, मानवीय आधार पर बहुत ही गरीब परिवारों से ये लोग हैं और गरीबी में कहते हैं कि आटा गीला होता है। उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी, उन बुजुर्गों पर क्या बीत रही होगी। तो पहले तो जो संस्था है उसको एक कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए कि कम से कम 5 से 7 लाख रुपए पर हेड उपलब्ध कराए। और जो सरकार उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि कमजोरी उत्तर प्रदेश सरकार की है कि उसने ऐसे कृत्य होने दिया, उस पर रोक नहीं लगाई, इसलिए फौरी तौर पर 5-5 लाख रुपए उन बुजुर्गों को अगर मदद मिलती है तो उनका जो जीवन है आगे का वो थोड़ा सरल हो जाएगा। उनको जीने में एक आशा की एक किरण दिखाई देगी। सुरेंद्र जी, क्या सरकार को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए? ये नैतिकता का तकाजा है। अमिताभ जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपकी बात बहुत उत्तम है, उचित है और सामयिक है। और उत्तर प्रदेश की सरकार एक तो जिम्मेवारी निभाए। सच्चाई यह है कि इसके साथ साथ केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाए। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार किसी कारणवश, किसी पैसे की कमीवश या किसी और बहानेवश, उत्तर प्रदेश ने 80 सांसद दिए हैं इस देश को। 80 सांसदों के बगैर संसद नहीं चलती, सरकार नहीं चलती, सांसद किसी भी दल के हों। तो जो केंद्र की सरकार है वो अपनी जिम्मेवारी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देशित करे और केंद्र की सरकार एक ऑर्डिनेंस लाए, क्योंकि ऑर्डिनेंसों से सरकार चल रही है, संसद में बहसों से तो सरकार चल नहीं रही। ऑर्डिनेंस सरकार लाए। मैं आपके बीच में आईपी सिंह जी, मैं आपके बीच में बहस को डिरेल लगा। ये राजनीतिक बहस नहीं करनी, ये राजनीतिक बहस नहीं है, ये बहस का मुद्दा नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरी बात लीजिए। जो सुझाव हमें दे रहे हैं, मेरा विषय ऑर्डिनेंस नहीं है, मेरा विषय ये 12 गरीब चेहरे हैं। और ये तर्क वितर्क की बातें हो और अपनी अपनी बारी पर हो, कुतर्क की बातें ना हो। अमिताभ भाई से एक चीज कहता हूं, आपके पास लौटेंगे, आपके पास आएंगे। बताऊं कि वो ऑर्डिनेंस ला करके प्रदेश सरकारों को निर्देशित करे कि इस तरीके की बदतमीजियां बंद हो, इस तरीके के कैंप बंद हो, इस तरीके के एनजीओ का लूट का खेल बंद हो। सरकार को ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा और प्रदेश सरकारों को वो बाध्य करे कि किस तरीके से चीजें बंद हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में लूट का तंत्र हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं पर भी हो, ये केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस ला करके इस लूट के तंत्र को बंद करे। ठीक है, आपकी बात आ गई सुरेंद्र जी, आपकी बात आ गई। अब बल तो ये आज अध्यादेश की बात मैं नहीं करना चाहता था। ये सुरेंद्र जी ने एक बात उठाई ऑर्डिनेंस की, उसमें मैं एक संवैधानिक स्थिति कर दूं। स्वास्थ्य के मामले में केंद्र के अध्यादेश का कोई बहुत मूल्य नहीं, वो परामर्शी परिपत्र होगा, मतलब सलाह देने वाली चिट्ठी होगी, पोस्ट कार्ड, मानो या कूड़े में फेंक दो। जैसे भूमि अधिग्रहण अध्यादेश है, उत्तर प्रदेश चाहे तो माने, नहीं चाहे तो नहीं माने। वैसे एक सुन लो भैया, वैसे ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन मसलों पर केंद्र के अध्यादेश के, केंद्र के कानून के, संसद पूर्ण बहुमत से भी कानून बना दे, उसका कोई बहुत वजूद नहीं राज्य में। राज्य की सरकार का आदेश ही बाध्यकारी होगा। इसलिए इस विषय को अभी छोड़ दीजिए, नहीं तो ये विषय में शुरू में उठा देता कि एक ही आदेश आ जाए, पूरे हिंदुस्तान में लागू हो जाए, लेकिन लागू नहीं हो सकता। उसके लिए राज्य को ही करना होगा। वो केंद्र के परामर्श से भी कुछ नहीं होना। मान लीजिए हम नहीं माने तो क्या कर लेगा केंद्र? नहीं मानते, तमाम परामर्श आते हैं, आप मॉडल कानून बना के भेज सकते हो, बाध्य नहीं कर सकते ना। इसलिए ये विषय नहीं। आज मेरे सामने सिर्फ ये 12 बुजुर्ग हैं जिनमें मुझे अपने बाप दादा की तस्वीर चेहरा दिखाई दे रहा है। मैं इसको मोदी, मुलायम सिंह और मायावती और सोनिया गांधी का विषय नहीं बनाना चाहता। बहुत बहस करते, 364 दिन उन्हीं चेहरों पर बहस करते हैं। कभी गांव के गरीब के चेहरे पर बहस कर लें एक दिन, छोड़ो नेताओं को, सब खा कमा के मौज ले रहे हैं। कभी अपने गांव के ननकू पर बहस कर ले, जुम्मन पर बहस कर ले।
आप मुझे एक लाइन कहने का मौका देंगे? जी सुरेंद्र जी। जी, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात कहनी है अमिताभ जी। मैं बार बार आपको एक तरफ इशारा कर रहा हूं, पॉलिटिकल बहस की बात नहीं कर रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय मददें जो आती हैं एनजीओ के पास, उनमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं होता, एफसीआरए का रोल होता है। अगर आप उस जगह से उस चीज को चेक कर देंगे, उस बैलेंस फंड को चेक कर देंगे अमिताभ जी, केंद्र सरकार, तो ये लूट का तंत्र अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर इन सारी संस्थाओं को पैसा मिलना बंद हो जाएगा। गायत्री एक सेकंड जल्दी से कंप्लीट। आप अगर इन सारी संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय मदद करानी बंद करा देंगे तो निश्चित तौर पर जब इनको पैसा ही नहीं मिलेगा तो तंबू का नाच छोड़िए 5 स्टार में नहीं कर पाएंगे। ठीक है मोहम्मद शाहिद जी, एक सवाल सुन लीजिए। सवाल आपके पास, आपने कहा कि कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा, कैंप पर रोक लगाने के लिए सरकार कदम उठाएगी, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखना होगा। आखिर क्यों गरीब जिनको मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा सरकार लगातार करती है, वो इस तरह के कैंपों की ओर रुख क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं कोई खामी है, उस ओर भी ध्यान देना होगा सरकार को। गायत्री जी देखिए, स्वास्थ्य विभाग में उत्तर प्रदेश में ये बात सच है। आप इसको ये मत समझिएगा कि मैं कोई भाषण देने जा रहा हूं। इसके अंदर स्वास्थ्य विभाग में उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से जितना बड़ा एक रिवोल्यूशन आया है हमारी सरकार के दरमियान, उतना आज तक कभी नहीं आया। ये मैं आपको सच्ची बात बता, बीच में मत बोलिएगा, जब आपका टर्म आए तब बोलिएगा, जरूरी नहीं कि हर बीच में इंटरप्ट करिए। और बात सबसे बड़ी अमिताभ भाई ने उठाई थी कि आप आरोप प्रत्यारोप मत करिए, इसको कैसे रोका जाए इस पर बात करिए। इस तरह की कैसे ये जो इस तरह के जो धार्मिक संगठन इस तरह का वो कर रहे हैं, कार्यक्रम लगाते हैं, उनके ऊपर कैसे रोक लगाई जाए, ये सुझाव दीजिए, ना कि आप आरोप प्रत्यारोप करिए। अभी मैं अमिताभ भाई आपसे एक बात करूंगा, अगर इस पर रोक लगाई जाती इससे पहले, अगर जैसे मैंने मान लिया ये जो बाके बिहारी जो चैरिटेबल ट्रस्ट है और ये हिंदूवादी जो जितने संगठन है, अभी यही हमारे ऊपर खिलाफ खड़े हो जाते हैं। बार-बार हिंदू मुसलमानों की बात मैं वही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर हुआ है तो पूरी तरह से ऐसे कंटेंट लेस बात, कंटेंट के बाद कोई कंटेंट नहीं होता है। आपकी बात आ गई आईपी सिंह जी, बहुत संक्षेप में। मोहम्मद शाहिद जी आपकी बात आ गई ना आईपी सिंह जी, बहुत संक्षेप में। क्या सरकारी जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य को लेकर वो नाकाफी हैं, जिसके चलते लोग कैंपों की ओर रुख कर रहे हैं? उस ओर भी सरकार को ध्यान देना होगा। गायत्री, मैं श्री अमिताभ जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, क्या अहमद हसन साहब से बात अमिताभ जी एक बात करें। आज हमने डीजी हेल्थ को दोपहर में 2 से 3 1 घंटे लगातार फोन मिलाया कि मेरी बात हो जाए, और मैं कम से कम डीजी हेल्थ से पूछ लूं कि उत्तर प्रदेश में सब क्या हो रहा है, और मैंने फिर उन्हें मैसेज डाला, कोई रिस्पांस नहीं आया। ठीक है, डीजी हेल्थ को अगर आप संपर्क करना चाहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री से आप बात करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अव्यवस्थाओं पर आप बात करना चाहते हैं, सरकार का कोई भी मंत्री से लेकर संतरी तक कोई तैयार नहीं है। सरकार गंभीर नहीं। अगर आप लास्ट कमेंट आपकी तरफ से बहुत संक्षेप में की पुष्टि कर सकते हैं। जी आईपी जी, सुरेंद्र जी लास्ट कमेंट आपकी तरफ से। देखिए, मैं तो फिर से कहता हूं कि आप पैसे के लूट का खेल बंद कर दीजिए। ये संस्थाएं अपने आप ही कुकुरमुत्ते की तरीके से होगी हैं और कुकुरमुत्ते की तरीके से खत्म हो जाएंगी। आप इंटरनेशनल मॉनिटरिंग, आप इंटरनेशनल फंड्स को बंद करा दीजिए और निश्चित तौर पर ये अपने आप बंद हो जाएंगे। ठीक है, अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी। देखिए, जो बात सुरेंद्र जी ने कही वो एक पहलू है, वो पूरी समस्या नहीं है। इंटरनेशनल और अखिल ब्रह्मांड की फंड मदद बंद भी करा दें, आप मान लीजिए वहां चेक पॉइंट लगा भी दो, बंबा से पानी रोक दो, तो भी हिंदुस्तान वाला विचित्र देश है। यहां तो ऐसे धार्मिक व्यक्ति मिल जाएंगे। धार्मिक मतलब सुरेंद्र जी अब नहीं आपकी बात आई, अब नहीं, ये रनिंग कमेंट्री नहीं चलेगी। नो, रनिंग कमेंट्री नहीं में सुरेंद्र राजपूत जी, नो। आपको अवसर मिला अपनी बात कहने का पर्याप्त, तब भी इस देश में ऐसे काम होते रहे। ये विदेशी खेल तो अभी शुरू हुआ। ऐसे हनुमान चैरिटेबल ट्रस्ट और राधा स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट और लक्ष्मण जी और सीता जी और पार्वती जी के चैरिटेबल ट्रस्ट तो मैंने बहुत देखे, जो ये सब धंधा तब भी करते रहे। ये जगह जगह पीपल पर ब्रह्मदेव और पत्थर रख के साईं बाबा और शनि महाराज, इनमें जो बिजनेस मॉड्यूल आया है, ये इंटरनेशनल फंडिंग से थोड़ी ना आया।
ये तो नेशनल जगलरी है जिसने इस देश में तबाही मचा दी अपने ढंग की। ये अलग अलग विषय है। मूल विषय कहां था मैं फिर बता दूं। हिंदुस्तान में सरकारी स्कूल, ये समाचार प्लस का संपादकीय स्टैंड है। हिंदुस्तान में सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल लाख खराब सही, लेकिन उनका कोई विकल्प नहीं। उनमें केवल हम सुधार की मांग ही करेंगे, उनका कोई विकल्प नहीं। इस 1.25 अरब के देश को कोई अगर वहन कर सकता है तो वो सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल ही कर सकता है। लाख फोर्ट्रेस और अपोलो खोल लीजिए, हिंदुस्तान की टोटल आबादी का 2.5% आदमी को कैटर कर रहे हैं ये 5 तारा अस्पताल। पता है आपको, अच्छी बुरी गोली जो भी काली पीली ले रहा है हिंदुस्तान का आम गरीब आदमी, वो सरकारी अस्पताल से ही ले रहा है। वह सुधार होना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी उनका कोई विकल्प नहीं, वो अपरिहार्य है। लेकिन ये कैंप अपरिहार्य नहीं है, इसलिए ये बंद होने चाहिए सख्ती के साथ। इस बात को समझिए मैं किस लिए बहस लेके आया। आजमगढ़ के सीएमएस जो है लेडी, उसके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आजमगढ़ का वो अस्पताल बंद कर दिया जाए। लाखों गरीब कहां जाएंगे? अरे कोई रात बिरात सुई लगा रहा है, कुछ तो हो रहा है ना। एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, सब मित्रों ने सुनी होगी, आईपी सिंह जी ने भी, सुरेंद्र जी ने भी, शाहिद साहब ने भी, डॉक्टर साहब ने भी, कि मामा ना हो इससे अच्छा तो कान्हा ही मामा ठीक। ना मामा से कान्हा मामा ठीक। एक ही आंख हो लेकिन है तो मामा, शादी ब्याह में काम तो आएगा, कि पंडित जी बुलाएंगे। सुरेंद्र जी सुना है ना, ये अस्पताल और ये स्कूल जरूरी है। एमईटी इंटरनेशनल में पढ़ेगा क्या जुम्मन का लड़का? ननकू का बच्चा कहां पढ़ेगा बताओ? आज बंद कर दे सब स्कूल, उनकी बुराइयों पर हम तस्करा करने लगे कि यहां खराबी है वहां खराबी है। उस खराबी को दूर करेंगे, दूर करना चाहिए। सरकार पर दबाव बनाएंगे, अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे, लेकिन वो विकल्पहीन है। उनको मैं सम्मान करता हूं। हिंदुस्तान के 68 वर्षों से हिंदुस्तान की इस आबादी, भयंकर आबादी के बोझ को वही संस्था है जो वहन कर रही है अपनी तमाम कमजोरी और खराबियों के बावजूद। लेकिन ये जो कैंपबाजी का खेल है, ये मौत का खेल है, मौत का खेल है। ये गौहत्या है, गौहत्या है। इस पर रोक लगाइए, निर्णायक रोक लगाइए, बिना किसी भय के रोक लगाइए, और ये दिमाग से निकाल दीजिए। चाहे हजरत मोहम्मद के नाम पर ट्रस्ट हो और चाहे भगवान राम और कृष्ण के नाम पर ट्रस्ट हो, 4-4 बेट मेरी तरफ से ज्यादा मारिए और बंद करिए। क्या होता है लेफ्ट, मतलब हिंदूवादी और मुस्लिमवादी क्या होता है? आदमी की जिंदगी हर मजहब से बड़ी है। और जो लोग चोरी चपारी का काम कर रहे, जो एक कमरे में ताला लगा के भाग गए जब गरीब अंधे हो गए, वो उन लोगों का भगवान बांके बिहारी से क्या वास्ता? ये नहीं सोचा सरकार ने, ऐसे पापियों का भगवान कृष्ण से क्या वास्ता? कोई नाम रख ले गांधी का तो उसको छूट हो जाएगी? नहीं ना। ये तर्क मत दे सरकार कि हिंदूवादी क्या कहेंगे। कोई वादी कुछ कहे, आप इस बात को सुनिश्चित करिए, 2 बातें, कैंप में ऑपरेशन पर निर्णायक रोक, और इन 12 गरीब लोगों के 5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल जो भी जीवन के ईश्वर ने इनके लिए छोड़े हैं, तय किए हैं, उसमें ये रोटी खा सके, जीवन जी सके। ये मेरी इल्तजा है हुकूमत उत्तर प्रदेश से। इन गरीबों की ओर आंख में नमी ला के देखिएगा, और अगर आपके चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी आके ये बताएं कि हुजूर हो नहीं सकता, तो भी कर दीजिएगा। ये गरीब दुआ देंगे, चुनाव में गाड़ी फंसेगी तो ये दुआ काम आएगी। मोहम्मद शाहिद, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी आपका, आईपी सिंह जी आपका, मोहम्मद शाहिद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, श्यामल आनंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।